हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल सब लोगों के। चलिए, तो आई नो बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल चल रही है सब बच्चों की। तो अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे सैबी के अमेंडमेंट्स। तो सैबी में बहुत ही थोड़े थोड़े से अमेंडमेंट्स हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं जो इस बार दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में क्या बोला इन्होंने, गवर्नमेंट कंपनी में अमेंडमेंट है डेफिनेशन में। तो अमेंडेड डेफिनेशन प्रिस्क्राइब दैट द गवर्नमेंट कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी है वो वही लेनी है जो कंपनीज एक्ट में आप पढ़ते हो। तो कंपनी एक्ट में आप ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट कंपनी से क्या मतलब होता है, मीन्स जिसमें नॉट लेस देन 51% स्टेक, जिसके पास होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन में। तो वो जो डेफिनेशन आप ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ते हैं वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दैट इज रूल नंबर 19A pertaining to the continuous listing requirement. Sub rule 6 has been amended, which provides that the central government may in public interest exempt any listed entity in which the central government या state government या public sector company either individually or in any combination with other hold directly indirectly majority of shares or voting rights or control of such listed entity from all or any of the provisions of this rule। देखिए, आपको याद होगा हमने रूल नंबर 19A पढ़ा था कंटिन्यूस लिस्टिंग के कंसर्न में कि कितना आपका स्टेक पब्लिक शेयर होल्डिंग में होना चाहिए, कितना परसेंटेज 25% एंड ऑल। ये सब हमने 19A में पढ़ा था कि आपका पोस्ट इशू कैपिटल कितना है, उसके बेसिस पे आपका पब्लिक होल्डिंग और पब्लिक अलॉटमेंट कितना होगा। तो उसमें एक प्रोविजो एक तरह से ऐड करना है कि भाई जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी कंपनी को एग्जाम्पशन ग्रांट कर सकती है सारे प्रोविजन से या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन से। ठीक है, तो छोटी सी बात है। तो SCRA में दो छोटे छोटे अमेंडमेंट हैं। तो पहला तो गवर्नमेंट कंपनी, तो नया कुछ नहीं पढ़ा हमने। गवर्नमेंट कंपनी में कंपनी लॉ वाली डेफिनेशन ऐड ऑन करनी है, प्लस साथ में रूल 19A में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स एग्जाम्पशन के। चलिए, इंटरमीडिएट्स जो हमारा चैप्टर है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स, उसमें एक नई डेफिनेशन ऐड की उन्होंने, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। ये नई डेफिनेशन ऐड ऑन हुई है। तो नई डेफिनेशन है तो थोड़ा सा ध्यान देना। has been inserted which means stock broker referred to in regulation 18D of SEBI stock broker regulation 1992. The new regulation 18D related to the enhanced obligation and responsibility for qualified stock broker has been inserted. तो यहाँ पे एक नया जो टर्म है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर, एक नया इंटरमीडिएट ऑन किया गया है। तो 18D क्या बोलता है, देखो, द SEBI में डेजिग्नेट ए स्टॉक ब्रोकर, जो ऑलरेडी एक स्टॉक ब्रोकर है उसको डेजिग्नेट किया जा रहा है as a qualified stock broker, having regard to its size and scale of operation, likely impact on investors and security market, as well as governance, service standards on the basis of following parameters and appropriate weightages thereon। तो मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कितना उसका लोगों से इंटरेक्शन होता है, कितना लोगों पे पहुंच है उसकी, उसका कितना बड़ा काम है, तो यहाँ पे कितने ऑपरेशंस का स्केल क्या है, साइज क्या है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही उसको क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर का डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। तो किन किन बातों को देखना है इसको, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट, मतलब कितने क्लाइंट्स हैं उस ब्रोकर के, ये देखा जाएगा। The available assets of the client with the stock broker, तो कितनी assets हैं क्लाइंट्स की स्टॉक ब्रोकर के पास, तो ऑब्वियसली कितने करोड़ों की एसेट, लोग कितना ट्रस्ट करते हैं उस पर, वो इंपॉर्टेंट होगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, द एंड ऑफ डे मार्जिन ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल क्लाइंट्स ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर, compliance score as may be specified by the board, grievance redressal score as may be specified by the board, and the proprietary trading volume of the stock broker। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बताता है, स्केलेबिलिटी पता चलती है भाई कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, क्या छुटपुट स्टॉक ब्रोकर है कि बड़ा स्टॉक ब्रोकर है। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया को एग्जामिन करने के बाद वो क्वालिफाई कर पा रहा है तो उस केस में हम उसको डेजिग्नेट कर देंगे। ठीक है, देखिए, the stock broker designated as qualified stock broker shall be required to meet enhanced obligation and discharge responsibility to ensure। अब देखो ऐसा है, आपको नॉर्मल से हमने बड़ा बना दिया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होंगी, ज़्यादा कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, एप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसेस, ये सब फॉलो करना है आपको। स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्रोप्रिएट टेक्निकल कैपेसिटी, फ्रेमवर्क फॉर ऑर्डरली वाइंडिंग डाउन
robust cyber security framework and processes, and investor services including ऑनलाइन कंप्लेंट रिट्रेसल मैकेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्हेंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितना बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपसे हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, तो वो सारा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। तो पहली बात तो हमने किस बेसिस पे उसको क्वालिफाइड किया वो, एंड देन उसके बाद उसके ऑब्लिगेशंस में एनहांसमेंट कर दिया। देखिए, SEBI has designated stock broker based on identified parameters as qualified stock brokers to mitigate the risk. Certain stock brokers in the market handle a very large number of clients, very large number of client funds, and very large trading volume. Possible failure of such brokers has the potential to cause widespread impact on investors and reputational damage to the Indian stock market. तो भाई जितना ज़्यादा बड़े आप ब्रोकर हैं उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है, तो आप बड़े हैं तो आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां फॉलो करनी ही पड़ेगी, इसलिए उनके ऊपर हमने डेजिग्नेट करके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। So qualified stockbrokers would need to comply with enhanced risk management practices and requirement. There would be also enhanced monitoring for such qualified stockbrokers by SEBI या market infrastructure institutions. तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई स्टॉक ब्रोकर्स डिफॉल्ट ना करें, लोगों का पैसा नहीं डूब जाए, क्योंकि बहुत बार स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं, है ना, मार्जिन आपने पढ़ा भी है मार्जिन के बारे में, तो मार्जिन में डिफॉल्ट कर देते हैं अगर इन्वेस्टर्स, तो वो भुगतना किसको पड़ता है, स्टॉक ब्रोकर को, और उसकी वजह से स्टॉक ब्रोकर्स ही इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, और अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी क्लाइंट्स का पैसा वो खा जाएगा, वो नहीं दे पाएगा, तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। इसलिए उन सबको रोकने के लिए और लोगों का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए यहाँ पे एनहांस्ड प्रोविजन बनाए गए, राइट है। नेक्स्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023, व्हाट इट सेज। SEBI on March 23 notified the SEBI Foreign Portfolio Investor Regulation, which shall come into force on the date of their publication in the official gazette. Why this notification following amendments have been made. For grant of certificate as foreign portfolio investor, an application to be made to designated depository participant, that is what DDP, in the form specified by the government or SEBI along with the fees specified in Part A of second schedule. In addition to this provision, the application now has to be made in the manner specified by the government or SEBI and along with the documents in the manner specified by SEBI. अब देखिए, मैं वैसे एक चीज़ आपको बता दूं कि हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी तो की नहीं है इन टॉपिक्स की, हमने बस ओवरव्यू देखा था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह देखा था, बट अब यहाँ पे थोड़ा अंदर वाली जो कहानी है उनमें अमेंडमेंट इन्होंने दे दिया है, तो अमेंडमेंट दे दिया है तो एक बार रीड कर लेने में समझदारी, क्या पता बाई चांस कुछ क्वेश्चन बने। In Regulation 22 pertaining to the general obligation and responsibilities of foreign portfolio investor, the following amendments have been made. तो general obligation and responsibility तो हमने पढ़ा भी था, तो उसमें क्या बोल रहा है, the foreign portfolio investor shall as soon as possible but not later than 7 working days, ये add on इन्होंने कर दिया, not later than 7 working days, inform the board and designated depository participant in writing if any information या particular previously submitted to the board या DDP are found to be false या misleading in any material respect. तो ये इनकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की गई थी उसमें कोई भी चेंजेस हैं या वो फॉल्स लगता है तो उसकी इंटीमेशन हमें देनी है। किसको देनी है, नंबर 1 SEBI को देनी है और DDP को देनी है। कितने दिनों में देनी है, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर देनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। As soon as possible but not later than 7 working days, inform board and DDP in writing if there is any material change. तो ये वही जो हमने ऊपर पढ़ा। Inform the board in case of any penalty pending litigation. तो अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जहाँ भी बस हमें 7 दिन का रिक्वायरमेंट इन्होंने बोल दिया कि अगर पुरानी इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज आ रहा है, ओनरशिप में कोई चेंज आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर कोई पेनल्टी या लिटिगेशन वगैरह जो भी है उन सब के बारे में हमें पता चलता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमें 7 डेज के अंदर SEBI को और DDP को इन्फॉर्म करनी है। तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्फॉर्म करें, पुरानी इन्फॉर्मेशन फॉल्स पता चलती है वो बता दिया हमने, ओनरशिप में कोई चेंजेस आ रहे हैं वो बता दिया हमने, कोई लिटिगेशन वगैरह है, कोई पेनल्टी वगैरह है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने 7 डेज के अंदर दे दी। चलिए नेक्स्ट रेगुलेशन पे हम मूव करते हैं, दैट इज व्हाट ICDR रेगुलेशन। देखिए यहाँ पे कुछ छुटपुट अमेंडमेंट्स हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे नोट अमेंडमेंट क्या आया, नंबर 1 द SEBI शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन, जहाँ पे भी अपियर हो रहा है उसकी जगह पे क्या लिखना है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, क्योंकि ये तो एक्ट
ये जो रेगुलेशन जो है तो कब का ही हट चुका है और उसकी जगह पे हमने ऑलरेडी न्यू रेगुलेशन ही पढ़ा था, बट ICTR में वो अमेंड नहीं हुआ था। तो जहाँ जहाँ पे आपको पुराने रेगुलेशन का नाम दिखाई दे रहा है उसको हटा करके हम ये करते हैं। हमने क्लास में पढ़ते वक्त भी ये बात बोल दी थी कि अब नया रेगुलेशन ही एप्लीकेबल रहेगा। रेगुलेशन 40 एंड 136 पर्टेनिंग टू अंडरराइटिंग इन केस ऑफ IPO एंड FPO हैव बीन रिप्लेस। अब अंडरराइटिंग के कंसर्न में प्रोविजन में क्या अमेंडमेंट है? देखो वैसे तो अंडरराइटिंग के बारे में रेगुलेशन गिवन था ही नहीं, न्यू सिलेबस में एकदम शॉर्टकट करके दे रखा था, तो बहुत ही ब्रीफ दे रखा था, बट अभी अमेंडमेंट यहाँ पे दे रखा है। एक बार हम देख लेते हैं अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग के कंसर्न में हमने पढ़ा था कि भाई कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप फिक्स प्राइस पर लेके आ रहे हो, बुक बिल्डिंग पर ला रहे हो तो कंपलसरी होता है, ये पढ़ा था हमने। और बुक बिल्डिंग में भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर 6.2 के थ्रू आ रहा है, रेगुलेशन 6.2 के थ्रू, तो QIB वाला जो पोर्शन है वो अनरिटन नहीं होता, राइट है। अभी क्या बोल रहा है? इफ द इशूअर मेकिंग एन IPO और FPO अदर देन थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस desires to have the issue underwritten to cover under subscription in the issue, it shall prior to the filing of the prospectus enter into underwriting agreement with the merchant banker या stock broker registered with the SEBI to act as underwriters, indicating therein the maximum number of specified security they shall subscribe to either by themselves or by procuring subscription at a predetermined price which shall not be less than the issue price and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the prospectus. What it says कि अगर issuer कौन सा इशू ला रहा है? अदर देन बुक बिल्डिंग वाला, तो डिजायर से मतलब कंपल्शन नहीं है, उसकी इच्छा है, वॉलेंट्री ला रहा है, तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एंटर करना चाहता है तो कर ले, पहले ही कर ले, प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइलिंग से पहले ही कर ले एंटर। किसके साथ एंटर कर सकता है वो? मर्चेंट बैंकर या स्टॉक ब्रोकर्स के साथ कर सकता है, और उनकी ऑब्लिगेशन वगैरह क्या होगी वो सब कुछ पहले से लिखा जाएगा। Whereas issuer making IPO या FPO other than through the book building process shall prior to the filing of prospectus enter into underwriting agreement with the merchant banker or stock broker registered with the SEBI to act as underwriter, indicating therein the number of specified security they shall subscribe to on account of rejection of application either by themselves or by procuring subscription at a predetermined price which shall not be less than the issue price and shall disclose the facts of such underwriting agreement in the prospectus। तो वो लोग क्या करेंगे? अब सब्सक्राइब करेंगे। भाई जब आपने अग्रीमेंट एंटर कर लिया है तो वो लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर लोगों ने एप्लीकेशन रिजेक्ट की है तो फिर उसके से वो सब्सक्राइब करेंगे। वेयर एज इफ इशूअर मेक्स पब्लिक इशू थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, अब अगर बुक बिल्डिंग के थ्रू इशू आ रहा है तो फिर क्या होगा? नंबर 1, इशू शैल बी अंडररिटन बाय लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर्स। देखो ऊपर क्या लिखा था कि मर्चेंट बैंकर या फिर आप स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू ये काम करा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे अंडरराइटर्स कौन होंगे? लीड मैनेजर होंगे एंड सिंडिकेट मेंबर्स होंगे। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर प्रपोज्ड टू बी कंपल्सरली अलॉटेड बाय द QIB अंडर विच रेगुलेशन 6.2 शैल नॉट बी अंडररिटन। दैट इज द सेम कंडीशन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। द इशूअर शैल प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंटर इनटू अग्रीमेंट विद द लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर इंडिकेटिंग देयरिंग द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। मतलब ये सारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपको करना है ये प्रोस्पेक्टस फाइलिंग से पहले हो जाना चाहिए, उसमें फुल डिस्क्रिप्शन वगैरह रिकॉर्ड होना चाहिए। इफ इशूअर डिजायर्स टू हैव द इशू अंडररिटन टू कवर अंडररिटन सब्सक्रिप्शन इन द इशू, it shall prior to the filing of red herring prospectus enter into underwriting agreement with the lead manager and syndicate member to act as underwriter therein indicating the maximum number of specified security they shall subscribe to। मतलब कितना सिक्योरिटी सब्सक्राइब करेंगे, किस प्राइस पे करेंगे, दैट शैल बी रिकॉर्डेड ओवर देयर। ठीक है, वैसे तो आप लोग के बहुत ही 2 लाइन में खत्म कर दिया था, वैसे रेगुलेशन तो काफ़ी बड़ा ही था बट आपके ज़्यादा नहीं गिवन था, तो हमें बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई तो दैट इज इनफ। इफ सिंडिकेट मेंबर फेल्स टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन, तो फिर कौन फुलफिल करेगा? लीड मैनेजर। सिंडिकेट मेंबर को हमने अपॉइंट किया था, सिंडिकेट मेंबर फेलियर हो गया तो सिंडिकेट मेंबर की जगह पर फिर ये काम कौन करेगा? लीड मैनेजर फुलफिल करेगा। लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर शैल नॉट सब्सक्राइब टू द इशू इन एनी मैनर एक्सेप्ट फॉर फुलफिलिंग देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। तो ये लोग इशू में कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं लगाएंगे एक्सेप्ट अगर शॉर्टफॉल पड़ता है, पब्लिक से अलॉटमेंट नहीं आ रहा है, ऑब्लिगेशन इनकी अराइज हो गई तो ही ये शेयर लेंगे, अदरवाइज इनको कोई शेयर नहीं दिया जाएगा। In case of every underwritten issue, lead manager shall undertake minimum underwriting obligation as specified under the SEBI Act 1992. Where the issue is required to be underwritten, the underwriting obligation should be at least at the extent of minimum subscription। देखो अब 2 बातें हैं कि अगर underwritten है
तो मिनिमम जो SEBI एक्ट के हिसाब से मर्चेंट बैंक का रेगुलेशन है उसका आपको फुलफिल करना है ऑब्लिगेशन, और जहाँ पे भी आपको अंडर राइटिंग रिक्वायर्ड है तो कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना आ जाए उतना तो अंडर राइटिंग करना पड़ेगा। अगर आप मान लो 100% में से 90% आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपने अंडर राइटिंग 70% का कराया, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो इसीलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना तो आपको यहाँ पे अंडर राइटिंग कराना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है रेगुलेशन 293 पर्टेनिंग टू द कंडीशंस ऑफ बोनस इशू। अब बोनस इशू वाला जो था उसमें क्या अमेंडमेंट है? फॉलोइंग क्लॉजेज इंसर्टेड। देखो अभी जो ऊपर हमने पूरा पढ़ा अंडर राइटिंग, उसमें बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए कि अगर इन केस आपका इशू फिक्स प्राइसिंग पे आ रहा है तो आप कंपलसरी बाउंड नहीं है, वॉलंटरी है, आप अंडरराइटर अपॉइंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी। आप किसको अपॉइंट कर सकते हैं? लीड मैनेजर मतलब मर्चेंट बैंकर को, और या फिर स्टॉक ब्रोकर को। वेयरएज अगर आप बुक बिल्डिंग के थ्रू ला रहे हैं तो कंपल्सरली अंडरराइटर अपॉइंट किया जाएगा तो लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर्स को, और जो 75% 6-2 वाला है वो अंडरराइटर नहीं होता। ठीक बात है। अगर सिंडिकेट मेंबर कुछ गड़बड़ करता है तो फिर लीड मैनेजर ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है, और जो भी आपका अंडरराइटिंग एग्रीमेंट है वो प्रॉस्पेक्टस फाइलिंग करने से पहले जमा हो जाना चाहिए। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान देनी है। अब बोनस इशू के कंसर्न में क्या बोलता है? इट हैज रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज एक्सक्लूडिंग ऑप्शन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय पर्सुएंट टू द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम and convertible security issued by the issuer prior to the issuance of the bonus share। तो what it said, यहाँ पे एक कंडीशन एड ऑन की गई है बोनस इशू के कंसर्न में। क्या कंडीशन है? अप्रूवल लेनी है स्टॉक एक्सचेंज से, काय के लिए? लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली, ऑफ ऑल सिक्योरिटीज है ना, एक्सक्लूडिंग किसकी जरूरत नहीं है? ऑप्शंस, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है इशूड बाय द इशूअर प्रायर टू द इशुएंस ऑफ बोनस इशू, तो उनको छोड़ दो, उसके अलावा बाकी आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 294 क्या बोलता है? बोनस इशू शैल बी मेड ओनली इन डीमैट फॉर्म। तो ये कंडीशन और एड ऑन हो गई कि डीमैट में ही होगा, आप फिजिकल नहीं इशू कर सकते। चलिए नेक्स्ट इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीएस। तो एनसीएस में एक डेफिनेशन जो है ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन वो सब्स्टिट्यूट की गई है। तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी से हमारा क्या मतलब है? तो देखें, डेट सिक्योरिटी इशूड फॉर रेजिंग फंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द SEBI फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी यूटिलाइज फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड एसेट्स फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एनसीएस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे ग्रीन डेट सिक्योरिटी से क्या मतलब है हमारा? नंबर 1 जो मतलब फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कराती है, लाइक नंबर 1 renewable and substantial energy including wind, bioenergy, other sources of energy which use clean technology, clean transportation, climate change adaptation, energy efficiency, sustainable waste management including recycling waste to energy efficient disposal of wastage। मतलब वही जहाँ पे हमें environmental sustainability, environment development, pollution control इनसे रिलेटेड जो भी काम है वो सारे। land use including sustainable forestry, agriculture, afforestation, biodiversity conservation, pollution prevention control including reduction of air emission, greenhouse gas control, circular economy, adapted products, production technologies and processes, blue bonds, yellow bonds, transition bonds। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स, मतलब डेफिनेशन को थोड़ा सा और इनहेंस कर दिया गया है यहाँ पे, तो नई नई चीज़ें और एड ऑन की गई हैं। और एनी अदर कैटेगरी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें थोड़ा सा एनहेंसमेंट इन्होंने कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रीन डेट सिक्योरिटीज से हमारा मतलब क्या रहेगा? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव जैसे एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी काम किए जा रहे हैं, तो अभी जितने सारे हमने नाम पढ़े हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, क्लीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वो सब कुछ काम तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो उसके लिए अगर आप कोई भी फंड रेजिंग कर रहे हैं तो वो सब किसमें फॉल करेगा? ग्रीन डेट सिक्योरिटी में फॉल करेगा। तो डेफिनेशन को और एनहेंस किया गया है, राइट है। तो देखिए आप मोटा मोटा यहाँ पे ये जो आपका है लैंड यूज, ये यहाँ तक के पॉइंट्स हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके थे। अभी जो नए पॉइंट्स हैं, पुराने तो हम ऑलरेडी याद कर चुके थे, तो नए पॉइंट्स कौन कौन से एड ऑन हुए हैं? पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के कंसर्न में कि भी किस तरह से पोल्यूशन कंट्रोल करना है, प्रिवेंशन करना है। सर्कुलर इकोनॉमी, अडेप्टेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेस, रिसाइक्लेबल एंड रिफ्यूएबल मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सर्कुलर टूल्स सर्विसेज, इको एफिशिएंट प्रोडक्ट्स जो भी होंगे उनके कंसर्न में।
ब्लू बॉन्ड्स, तो ब्लू बॉन्ड्स में क्या होएगा, फंड रेज फॉर सस्टेनेबल वाटर, ब्लू मीन्स वाटर, तो मैनेजमेंट इंक्लूडिंग क्लीन वाटर, वाटर रिसाइकलिंग एक्सेट्रा, तो जो वाटर से रिलेटेड है उनका सब कुछ, ये सस्टेनेबल शिपिंग, सस्टेनेबल फिशिंग, फुल्ली ट्रेसेबल सस्टेनेबल सी फूड, ओशन एनर्जी एंड ओशन मैपिंग, तो ये सारे काम ब्लू से रिलेटेड हो गए। अब नेक्स्ट है येलो बॉन्ड, तो येलो बॉन्ड में क्या आ गया, फंड्स फॉर सोलर एनर्जी जनरेशन एंड अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद इट, बस सोलर एनर्जी से रिलेटेड येलो, फंड रेज, तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी है वो येलो बॉन्ड्स में आ गया। ट्रांजिशन बॉन्ड्स मीन्स फंड रेज फॉर ट्रांसमिनिंग इन मोर सस्टेनेबल फ्रॉम ऑफ ऑपरेशंस, मतलब पुराना जो लोन था उसको हमने किसी और में कन्वर्जन कर दिया, तो मोर सस्टेनेबल फॉर्म्स में आप यूज़ कर रहे हो, इन लाइन विद द इंडियाज इंटेंडेड इन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसमें इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन रेफर टू द क्लाइमेट टारगेट्स डिटरमाइंड बाय द इंडिया अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 21 इन 2015, तो इसके कंसर्न में जो भी उन्होंने डिसाइड किया था, तो ट्रांजिशन बॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ 4-5 नए पॉइंट्स ऐड ऑन हो गए हैं। तो एक तो क्या हो गया कि इकोनॉमिकल जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके अडॉप्शन के कंसर्न में ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड एंड ट्रांजिशन बॉन्ड, ये 3 पॉइंट ये हो गए, एंड प्लस पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के कंसर्न में पॉइंट हो गया। तो ये कुछ नए पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर। रेगुलेशन नंबर 15 pertaining to the right to recall or redeem prior to the maturity, सब रेगुलेशन नंबर 6 and 7 have been substituted। तो आपको याद ही होगा रेगुलेशन नंबर 15 हमने पढ़ा था, राइट टू रिकॉल मतलब ड्यू डेट से पहले हम कंपनी को या होल्डर्स को राइट देते हैं कि वो रिडीम करवा सकते हैं, वो रिडीम कर सकते हैं। द इशुअर शैल सेंड अ नोटिस रिगार्डिंग राइट रिकॉल और रिडम्पशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी प्रायर टू द मेच्योरिटी टू ऑल द एलिजिबल शेयर होल्डर्स of such securities and the debenture trustees at least 21 days before the date from which such right is exercisable, and the notice to the eligible holder shall be sent in the following manner। तो यहाँ पे ये 21 days before notice जाएगा उनको, और एक जाएगा कैसे, soft copy of such notice shall be sent to the eligible holders who have registered their email address, और जिन्होंने ईमेल एड्रेस रजिस्टर करा रखा है तो उनको सॉफ्ट में चला जाएगा, और अगर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो ऑब्वियसली हार्ड कॉपी में जाएगा। तो जिनके हमारे मेल आईडी हैं तो सॉफ्ट में भेज दो, नहीं है तो हार्ड कॉपी में भेज देंगे। shall be sent to the eligible holders who have not registered their email address either with the listed entity or with any depository। तो दिस इज वेरी जनरल थिंग। तो यहाँ पे 21 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाएगा, और कैसे दिया जाएगा, या तो हार्ड में या फिर सॉफ्ट में। रेगुलेशन नंबर 33 हैज बीन इंसर्टेड अंडर द हेडिंग पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड NCRPs। तो पीरियड फॉर सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, अ पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर shall be kept open for minimum 3 days and maximum of 10 working days। ये सेम वही है जैसे ICDR में भी जो इशू है वो कितने दिन के लिए ओपन रहता है, तो कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, 3 से 10 दिन के लिए रहेगा इशू ओपन। और इन केस ऑफ रिविजन, अगर प्राइस रिविजन वगैरह कुछ हो रहा है तो इशूअर शैल एक्सटेंड द बिडिंग इशू पीरियड से, लेट्स सपोज हमने इनिशियली 5 दिन के लिए इशू ओपन किया था और प्राइस रिवाइज हो रही है तो 3 दिन और एक्सटेंड कर देना, तो मिनिमम पीरियड ऑफ 3 डेज। तो ये सेम हूबहू वही है जो ICDR का प्रोविजन आ गया था। प्रोवाइडेड दैट ओवरऑल बिडिंग पीरियड किसी भी केस में 10 डेज एक्सीड नहीं करेगा। जैसे मान लो आपने पहले से 9 दिन दे रखे थे, तो अब 3 दिन करके उसको 11 दिन नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम डेज ही कितने हैं, 10 डेज हैं। फोर्स मेजॉर लाइक बियॉन्ड द कंट्रोल सिचुएशन चली गई है, या बैंकिंग स्ट्राइक या सर्कमस्टांसेस ऐसे कुछ हो गए हैं, इशू में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड, जो ऑफर डॉक्यूमेंट आपने लिखा है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन अगैन किसी भी केस में ये पीरियड सब रेगुलेशन 1 के पीरियड से एक्सटेंड नहीं हो सकता, मतलब 10 दिन के बियॉन्ड आपका पीरियड नहीं जा सकता। दिस इज व्हाट पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। जो आपका ऑफर ओपन रहेगा उसमें जब लोग एप्लीकेशन लगाएंगे तो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 10 डेज के लिए ऑफर ओपन रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं LODR की। तो LODR में किस तरह के अमेंडमेंट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे सेबी ने जो अमेंडमेंट किया है LODR का, अ न्यू रेगुलेशन 1A हैज बीन इंसर्टेड स्टेटिंग दैट सेबी में आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट रिलैक्स स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनी रिक्वायरमेंट। मतलब सेबी को डिस्क्रिप्शन दे दिया, भैया अगर हमें किसी को रिलैक्स करना है तो हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पे एक प्रोविजन एड ऑन किया गया है। नेक्स्ट इन रेगुलेशन नंबर 15, आपको याद होगा हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसर्न में एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी रेगुलेशन 15 के अंदर।
पर्टेनिंग टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स इन सब रेगुलेशन नंबर 1A एक्सप्लेनेशन नंबर 4 हैज़ बिन ओमिटेड। तो क्या ओमिट कर दिया उन्होंने? ओमिट कर दिया, ये काटना है मतलब हमें। ये एक्सप्लेनेशन था हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी वाला जो था, ये रीट और ये वाला जो प्रोविजन एक्सप्लेनेशन, इसको हमें कट करना है, ओमिट। तो अच्छी बात है, कट हो गया है। और सब रेगुलेशन नंबर 1B एंड 1C हैज़ बिन इंसर्टेड इन रेगुलेशन नंबर 15। तो अब यहाँ पे रेगुलेशन 15 में सब रेगुलेशन नंबर 1B एंड 1C इंसर्ट किया इन्होंने। तो 1B क्या बोलता है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रेगुलेशन इन केस ऑफ इनवीट प्रोविजंस ऑफ सेबी इनवीट द गवर्नेंस नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय इनवीट शैल बी एप्लीकेबल। तो मतलब यहाँ कुछ भी क्यों ना लिखा हो, इनवीट पे सिर्फ इनवीट के रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। ऐसे 1C में इन्होंने क्या लिख दिया, जो रीट है उस पर रीट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। सिंपल शॉर्टकट क्या है कि भैया LODR में अगर कुछ भी क्यों ना लिखा हो, हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट में हमें कोई मतलब नहीं है। हम किसकी बात सुनेंगे? रीट है तो रीट की रीट रेगुलेशन की बात सुनेंगे, इनवीट है तो इनवीट रेगुलेशन की बात सुनेंगे। फाइन, तो ये छोटा सा अमेंडमेंट LODR। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज व्हाट बायबैक रेगुलेशन। तो बायबैक रेगुलेशन में देखेंगे एक डेफिनेशन हमें दे रखी है फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की। तो ये इंसर्ट किए इन्होंने, द सेम मीनिंग एज ऑफ टेक ओवर कोड में बताया। और सेक्रेटरी ऑडिटर से मतलब वही जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने प्रिस्क्राइब किया। तो मतलब नई डेफिनेशन कुछ नहीं दिया, सिर्फ रेफरेंस दे दिया कि इनके रेफरेंस में इन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। और ऑड लॉट की डेफिनेशन जो थी वो ओमिट कर दी गई है। In regulation number 4 pertaining to conditions and requirement for buyback of shares and specified security following amendment have been made। तो क्या बोल रहा है? maximum limit of any buyback that is 25% or less of aggregate of paid up capital and frees of the company will be now based on the standalone or consolidated financial statement of the company whichever sets out a lower amount। lower amount कैसे? consolidated paid up capital and free reserve किसके बेसिस पे? standalone या कंसोलिडेटेड। पहले ऐसा स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड बेसिस ऐसा कुछ नहीं था, हम सिंपली पेड अप कैपिटल का 25% निकाल रहे थे, पेड अप कैपिटल फॉर फ्री रिजर्व का। अब यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों तरीके से निकालना है और जो भी लोअर होगा वही देखना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक इन अ फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम लिमिट शैल बी 25% एंड बी कंस्टिट्यूट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन दैट फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो हमें ऑलरेडी पहले भी पता है कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक 25% ज़्यादा कर ही नहीं सकते, तो ये लिमिट तो हमने पहले भी पढ़ी थी। Also in regulation 4(2) and subclause A and subclause B, the word both standalone and consolidated financial statement of the company have been substituted by the words in simple the standalone or consolidated financial statement of the company whichever sets out a lower amount। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि standalone और consolidated whichever is lower उतनी लिमिट रहेगी। The methods of buyback of shares या other specified security through odd lot holders has now been deleted। तो भाई ऑड लॉट ही हटा दिया तो उसका मेथड भी हटा दिया। provided further that the buyback from the open market through stock exchange based on the standalone या consolidated financial statement of the company which sets out a lower limit shall be less than of what? 15% of paid up capital and free reserve till 31st March 23, then 10% of paid up capital and free reserve till March 24 and 5% of paid up capital and free reserve of the company till 31st March 2025। What it said कि भाई ऐसा है जब आप कहाँ से परचेस करें? ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट से प्रोवाइडेड दैट द बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। आपको याद है हमने मेथड्स पढ़ते हैं उसमें ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा था। बेस्ड ऑन द स्टैंडअलोन या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट विच एवर इज लेसर, तो ये आपकी लिमिट्स रिड्यूस हो गई हैं। यहाँ पे ओपन मार्केट में अब आपको ये नई लिमिट्स पढ़नी पड़ेंगी, तो प्लीज़ स्टार मार्क कर लीजिए। काफ़ी ह्यूज अमेंडमेंट है ये, काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट है बायबैक के कंसर्न में। देखो नॉर्मल केसेस में तो नॉर्मल लिमिट एप्लीकेबल होगी, लेकिन जब आप ओपन मार्केट से परचेस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पे, तो आपको ये लिमिट्स एप्लीकेबल है। तो मार्च 23 तक 15%, 24 तक 10% एंड 25 तक 5% ही रह जाएगा ये। Buyback from open market through stock exchange shall not be allowed with effect from 1st April 2025। तो 1st April 2025 से तो ओपन मार्केट से परचेज करना अलाउड ही नहीं होगा। इसका मतलब हमारे जो 4 तरीके थे 4 में से 2 ही रह जाएंगे। एक तो ऑलरेडी ओमिट हो गया है, एक तो ऑड लॉट वाला ओमिट उन्होंने अभी कर दिया। फिर ओपन मार्केट से परचेज वाला ये मार्च 25 से ओमिट हो जाएगा, 1st April 25 से ओमिट हो जाएगा। फिर सब 2 ही रह जाएंगे हमारे, दैट इज व्हाट कि जो हम टेंडर ऑफर कराते हैं वो, और एक जो हम बुक बिल्डिंग के थ्रू करते हैं रिवर्स बुक बिल्डिंग से, वही रह जाएंगे।
अंडर द हेडिंग बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड। अब टेंडर ऑफर में क्या क्या अमेंडमेंट है देखो। द कंपनी शैल simultaneously with the public announcement file a copy of the public announcement in electronic mode with SEBI and the stock exchange on which its shares or other specified security listed. Prior to this amendment, the requirement was to file a copy of public announcement through the merchant banker. तो पहले क्या रिक्वायरमेंट थी, किसके थ्रू फाइल होता था, मर्चेंट बैंकर। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाएगी, है ना। तो कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड विद SEBI एंड द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच शेयर्स आर लिस्टेड। पहले किसके थ्रू हम फाइल करवा रहे थे, मर्चेंट बैंकर के थ्रू। द स्टॉक एक्सचेंज शैल फोर्थविथ डिसेमिनेट द पब्लिक अनाउंसमेंट टू द पब्लिक। ये एक नया इंसर्शन है इसमें। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेंगे, इसको इमीडिएटली पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए डाल देंगे। जैसे इनको इन्फॉर्म मिला वैसे ही क्या कर देंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। अ कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी प्लेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, मर्चेंट बैंकर एंड कंपनी। तो इन सबकी वेबसाइट्स पे ये डाल दिया जाएगा। Company is required to file within 2 working days from the record date a letter of offer with SEBI containing disclosures as specified in Schedule 3 to a merchant banker who is not an associate of the company, and a certificate in the form specified by the SEBI issued by the merchant banker who is not an associate of the company, certifying that the buyback offer is in compliance with this regulation and the letter of offer contains the information required under this regulation। तो देखो बेसिकली क्या करना चाह रहा है कि जब हम टेंडर ऑफर दिया तो उसमें आपने जो भी रिकॉर्ड डेट दी थी, रिकॉर्ड डेट, उस रिकॉर्ड डेट के 2 वर्किंग डेज में क्या करना है आपको, लेटर ऑफ ऑफर विद SEBI कंटेनिंग डिस्क्लोजर्स जो भी स्पेसिफाइड हैं थ्रू मर्चेंट बैंकर हु इज नॉट, और मर्चेंट बैंकर भी कौन सा, हु इज नॉट एसोसिएट विद द कंपनी, एंड अ सर्टिफिकेट इन द फॉर्म स्पेसिफाइड बाय द SEBI issued by the merchant banker who is not associate of the company, certifying that the buyback offer is in compliance। ये आपको भेजना पड़ेगा। मतलब मर्चेंट बैंकर ऑब्वियसली वही सर्टिफिकेट दे सकता है जो कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है। तो जो कंपनी से एसोसिएट होगा ऑब्वियसली वो तो इंटरेस्टेड पर्सन हो गया, उससे हम कैसे ले सकते हैं ना। इन केस ऑफ बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर नो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद द बोर्ड। तो अभी आपको ड्राफ्ट लेटर फाइल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लेटर ऑफ ऑफर फाइल कर सकते हैं। The public announcement shall disclose that the dispatch of letter of offer shall be through electronic mode in accordance with the provision of Companies Act within 2 working days from the record date, and that in case of receipt of a request from the shareholder to receive a copy of letter of offer in physical form, the same shall be provided। तो वैसे तो हम letter of offer इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच कर देंगे, लेकिन अगर कोई फिजिकली डिमांड करेगा तो फिजिकली भी उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। The date of opening of the offer shall be not later than 4 working days फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट प्रायर टू द अमेंडमेंट। ये कितने दिन थे, 5 दिन। अब कितने रह गए, 4 दिन। तो जो हमने टेंडर ऑफर की प्रोसेस पढ़ी थी ना, प्लीज़ आप वहाँ पे अमेंडमेंट कर लीजिए। तो ये थोड़ा से मेजर अमेंडमेंट है। तो बायबैक से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है काफ़ी क्रूशल है। बाकी सारे अमेंडमेंट तो छुटपुट थे, कुछ कुछ जगह पे कुछ नई नई चीज़ें इंसर्शन, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अमेंडमेंट, तो इसको ध्यान से देख लें। द ऑफर फॉर बायबैक शैल रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 वर्किंग डेज एज प्रायर टू दिस रिक्वायरमेंट इट वॉज 10 वर्किंग डेज। तो अब 10 की जगह पे कितने दिन रह गए, 5 दिन। पहले 10 दिन के लिए ओपन था, अब सिर्फ कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, 5 दिन के लिए। The company shall complete the verification of offers received and make payment of the consideration to those holders of security whose offer have been accepted and return the remaining shares या other specified security to the security holder within how many days, 5 working days। अर्लियर कितने थे, 7 दिन थे। तो 7 दिन का पीरियड कट करके आपको कितना करना है, 5 दिन करना है। The company shall extinguish and physically destroy the security certificate। तो देखो बेटा, ये जितने भी हमने प्रोसेस में अमेंडमेंट पढ़े हैं, आपको फ्लो चार्ट मैंने बनवाया था, और फ्लो चार्ट में इमीडिएटली नोट डाउन कर लेना, नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा कि कहाँ क्या करना है। तो फ्लो चार्ट में हाथों हाथ करेक्शन करेंगे आप लोग। The company shall extinguish and physically destroy the security so bought back in the presence of registrar to the issue, merchant banker, secretarial auditor within 15 days of the date of acceptance of the shares or other specified securities। The company shall furnish a certificate to SEBI certifying compliance of extinguishment of certificate duly certified and verified by the secretarial auditor of the company, the registrar, and wherever there is no registrar by the merchant banker, and 2 directors of the company, one of whom shall be the managing director where there is one। तो ये रिक्वायरमेंट हम पहले भी पढ़ते थे कि भाई वो सर्टिफाई कर देंगे कि कंप्लाइंस वगैरह पूरे हो गए। The provisions pertaining to the buyback through odd lot have been omitted। तो ऑब्वियसली ऑड लॉट ही नहीं रहा, तो अब उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो काफ़ी मेजर अमेंडमेंट रहे बायबैक टेंडर ऑफर के अंदर, और इवन पूरे बायबैक के अंदर ही लिमिट्स में भी चेंजेस इन्होंने कर दिया है। इवन ओपन मार्केट जो परचेस करते हैं उसकी लिमिट में भी यहाँ पे इन्होंने ऑल्ट्रेशन कर दिया था। ठीक है,
चलिए अब ये अंडर द हेडिंग बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड. The company shall ensure that at least 75% of the amount earmarked for buyback is utilized for buying back or other specified security. Minimum utilization of the amount earmarked for buyback stock exchange route has been increased from existing 50% to 75%. तो हमने पहले पढ़ा था कि 50% आपको यूज़ करना ज़रूरी है, लेकिन अब 50% की जगह पे उन्होंने कितना कर दिया है, 75% कर दिया, मतलब 75% फंड यूज़ होना चाहिए. The company shall ensure that the minimum of 40% of the amount earmarked for the buyback as specified in the resolution of board of director or special resolution as the case may be is utilized in the initial half of the specified duration. बाप रे बाप, जो आपका ड्यूरेशन उसके हाफ में कितना परसेंट यूज हो जाना चाहिए, 40%. टोटल कितना करना है, 75%, जिसमें से 40% आपके टोटल एंटायर पीरियड के हाफ पीरियड में हो जाना चाहिए. For the purpose of buyback through stock exchange, a separate window will be created by the concerned stock exchange, and such window shall remain open for the period specified in this regulation. तो कितने पीरियड के लिए, जितने पीरियड तक आपका बायबैक चलेगा उतने पीरियड तक विंडो ओपन रहेगी. The company shall simultaneously with the public announcement made file a copy of the public announcement in electronic mode with the SEBI and stock exchanges on which its shares or other specified securities are listed. तो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट दे देगी, है ना. The stock exchange shall forthwith disseminate the public announcement to the public. A copy of public announcement shall be placed on the respective websites. So these are general formalities. The buyback through stock exchange shall be undertaken only in respect of frequently traded shares. तो अभी यहाँ से जो भी आप कर रहे हो वो frequently traded shares के बारे में ही कर सकते हो. And the buyback through stock exchange shall be subject to restrictions on placement of bids, price and volume as specified by the SEBI. तो मतलब मोटा मोटा काफ़ी चीज़ें इंसर्ट कर दी है बायबैक में, काफ़ी हैवी अमेंडमेंट्स उन्होंने डाल दी हैं. Under the heading opening of the offer on a stock exchange shall the following amendments have been made. The buyback offer shall be open for not less than 4 working days from the recorded and shall close within how many days, 6 months. If the buyback offer is opened on or before 31st March 23 और 66 वर्किंग डेज, अभी पीरियड चेंज हो गया है. अगर ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 24 और 22 डेज के लिए रहेगा ओपन, अगर 1 अप्रैल 24 से, मतलब सिंपल ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पे ये चाहते ही नहीं है कि आप ओपन मार्केट से परचेज करो, क्योंकि वो एकदम गलत बात है. उसमें कुछ लोग ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं. तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि ना कंपनी ने ओपन मार्केट से परचेज किया, उसमें कुछ लोगों ने शेयर बेच दिए, बाकी लोग रह गए. तो इसलिए कंपनी एकदम डीमोटिवेट करना चाहती है, यहाँ पे सेबी बिल्कुल डीमोटिवेट करना चाहती है कि आप ओपन मार्केट से परचेज ही ना करो. तो पूरा एंटायर टेन्योर यहाँ पे 6 मंथ से 66 एंड 22 डेज, और ये भी बोल दिया जो भी आपका प्रेस्क्राइब पीरियड है उसके हाफ पीरियड के अंदर 40% कर लेना. इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि आप ओपन मार्केट से बायबैक करो. विद इफेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ ओपन मार्केट, बायबैक shall not be available to the company except in cases where the buyback offer has opened on or before 31st March 2025. तो पुराना अगर कुछ है तो वही कंटिन्यू रहेगा और नया आप कोई मेथड यहाँ पे नहीं कर सकते ओपन मार्केट से. तो 31st मार्च 2025 इज द डेडलाइन, इसके बाद ओपन मार्केट से बायबैक आ ही नहीं सकता. Under the heading buyback through book building, the following amendments have been made. The company may buy back its shares or other specified security from its existing security holder through the book building process. Disclosure, filing requirement and timelines for public announcement. तो ये कुछ इंसर्शन किए इसमें. The company which has been authorized by SR or resolution passed by its board of director as the case may be, appoint a merchant banker and make public announcement within 2 working days from the date of approval of the board of director या shareholders as the case may be. तो ये सारे रिक्वायरमेंट भी आपको फुलफिल पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह देना पड़ेगा. The disclosure in public announcement shall be made in accordance with the Schedule 2 and the book building process shall commence within 7 working days from the date of public announcement, and the public announcement shall contain the detailed methodology pertaining to the intimation requirement to be made prior to the opening of the buyback offer as specified in the Schedule 6. तो बच्चों मोटा मोटा जो मेजर अमेंडमेंट हमने यहाँ पे पढ़ा है वो कम्प्लीटली बायबैक के कंसर्न में पढ़ा है. तो इस वाले अमेंडमेंट में ज़्यादा फोकस करना और न्यू अमेंडेड ही प्रोविजन लिखने हैं, पुराने प्रोविजन नहीं लिखने हैं आपको. तो ये जो पूरा एंटायर प्रोविजन हमने बायबैक का पढ़ा ये आपका मेजर है, बाकी सब जगह हमने थोड़ी सी बातें पढ़ी, ज़्यादा कोई स्पेशल कुछ न्यू टर्म जरूर एड ऑन हुई है. राइट है, तो बस इतने ही अमेंडमेंट थे हमारे. तो दोज आर इनफ, दैट्स इट. तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.